स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। व्हाई इज पाकिस्तान ट्राइंग फॉर हेल्प? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। यह हमारे ऊपर है कि हम शांति से रहें और तरक्की करें, या एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े हैं। इससे पाकिस्तानियों को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। हमने अपना सबक सीख लिया है और हम शांति से रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। दरअसल दुबई के एक टीवी चैनल अल अरबिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की अपील की है। पाकिस्तान के ये बदले सुर सुनकर आप भी ऐसे ही चौंके होंगे जैसे हम चौंक गए थे। लेकिन चौतरफा परेशानियों से घिरा पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट के साथ राजनीतिक अस्थिरता से भी जूझ रहा है। पुराने साथी भी अब उससे पिंड छुड़ाने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान समस्याओं का पिटारा बन गया है। उसके पास इन समस्याओं से निकलने के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। दशकों से भारत के खिलाफ अदावत पालने वाले पाकिस्तान के अचानक इस तरह से बदले रुख के पीछे एक बड़ी वजह है, वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। हालत यह है कि वहां लोगों को खाने का आटा तक नहीं मिल पा रहा है। लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ का यह बयान कई सवालों को खड़ा कर रहा है, जैसे पाकिस्तान को क्यों भारत से मदद मांगने की जरूरत पड़ी, उसके पुराने दोस्त उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, और पाकिस्तान को लेकर भारत की कूटनीति क्या है। इसके साथ एक बड़ा सवाल यह है कि क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को बढ़ावा देने और उकसाने वाले पड़ोसी की बातचीत की इस पहल को भारत किस तरह लेगा। क्या दोनों देशों के बीच दुश्मनी का यह दौर खत्म होगा? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इन क्राइसिस। दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पीएम शहबाज शरीफ मदद मांगने के लिए दुनिया भर के दूसरे देशों का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत शहबाज शरीफ UAE भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भारत से बातचीत करने की अपील की और मदद मांगी। आज पाकिस्तान पर डिफॉल्टर देश घोषित होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आर्थिक तंगी से लेकर प्राकृतिक और राजनीतिक दुश्वारियों के साथ आतंकवाद तक से घिरे पाकिस्तान के पीएम भारत से मदद को क्यों मजबूर हुए, इसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक साथ आजाद हुए थे। लेकिन जहां भारत आज दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो वहीं पाकिस्तान कई तरह की मुसीबतों से घिरा हुआ है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, और इनमें से एक भी पीएम ने अपना समयकाल यानी 5 साल पूरे नहीं किए हैं। 18 बार भ्रष्टाचार या सैन्य ताकत के बल से उनको अपनी पोस्ट से हटाया गया। इस तरह बार बार सरकार बदलने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ना स्वाभाविक है। पाकिस्तान में आया आर्थिक संकट उसके ही गलत फैसलों का नतीजा है। आज पाकिस्तान के लोगों के लिए आटा दाल का जुगाड़ भी अब चांद पर पहुंचने जैसा हो गया है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था साल दर साल गिरती जा रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस साल भी इनकी अर्थव्यवस्था 2% की स्पीड से बढ़ेगी। पाकिस्तान हर साल $30 बिलियन एक्सपोर्ट करता है और $90 बिलियन के आसपास इंपोर्ट करता है, यानी कि एक्सपोर्ट से 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान इंपोर्ट पर खर्च करता है। पाकिस्तान की GDP $376 बिलियन है और उन पर कर्जा है $274 बिलियन का। पाकिस्तान सरकार अपने हर बजट का 1/3 पार्ट कर्जा चुकाने में लगा देती है। पाकिस्तान की महंगाई दर 25% हो गई है। लोगों के पास पैसा होने के बावजूद वो दूध, प्याज और नमक जैसे जरूरी सामान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं कई लोगों के लिए इन सब चीजों को खरीदना सपने जैसा प्रतीत हो रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि आटे दाल के लिए लोगों में मारामारी तक हो रही है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में आटे से लदे ट्रक के पीछे भागते लोगों की तस्वीरें पाकिस्तान की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को बयां करने के लिए काफी है। पाकिस्तानी रुपए का मूल्य तेजी से गिरता जा रहा है।
डॉलर की कमी के कारण पाकिस्तान खाना पकाने के तेल जैसे जरूरी सामानों का आयात भी नहीं कर पा रहा है। बंदरगाहों पर बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, खाद्य तेल, दवाइयां जैसे जरूरी सामान लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अदायगी न होने की वजह से फंसे हुए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल के कारण अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचा है, वहीं कोविड महामारी के बाद इस पड़ोसी देश में 2022 में आई भयंकर बाढ़ ने वहां मुसीबतें और बढ़ा डाली हैं। इस बाढ़ में पाकिस्तान के 1700 लोग मारे गए, तो वहीं 22 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। इस बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। इसके अलावा 44 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं। 8000 से ज्यादा लंबी सड़कों के साथ दूसरे बुनियादी ढांचे भी तबाह हो गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई में पाकिस्तान को कई साल लग जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि पाकिस्तान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए फौरी तौर से 16 अरब डॉलर की जरूरत होगी। लंबे समय के लिए ये राशि 30 अरब डॉलर की है। ये रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठा ही नहीं सकती। इसके साथ ही वर्तमान में चल रहे वैश्विक ऊर्जा संकट से हालात और भी बेकाबू हो गए हैं। इन सब के अलावा पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका, सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों के सामने मदद की गुहार लगा रहे थे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी है। हालात इतने बुरे हैं कि अब पाकिस्तान के लिए विदेशी कर्जों की किस्त चुकाना मुश्किल हो गया है। लेकिन कोई भी देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान आज खुद उसके मकड़ जाल में फंस गया है। पाकिस्तानी सरकार हमेशा से ही अपनी नीति में आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती आई है। भारत और अफगानिस्तान इसके बड़े विक्टिम्स रहे हैं, और जो देश इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद करते आए हैं, वो देश भी आज इस मुश्किल वक्त में इससे पीछा छुड़ाने की जुगत में है। अमेरिका और चाइना ने हमेशा ही पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन वो भी आज पाकिस्तान की मदद करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अगर चीन की बात करें तो ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन अन्य देशों को बड़ी संख्या में कर्ज देकर उनको फंसाता है और फिर उनकी संपत्तियों पर अपना कब्जा कर लेता है। पहले चीन ने श्रीलंका को इसी जाल में फंसाया। श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान चीन के बुने जाल में फंस गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, जो कि चीन के कसगर से होकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक बनाया जाना है। इसमें चीन अब तक $3 बिलियन से अधिक इन्वेस्ट कर चुका है। CPEC का एक हिस्सा POK से होकर गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद चीन ने अगली किस्त देने से मना कर दिया है और CPEC का काम अभी अधूरा पड़ा है। अरबों डॉलर का निवेश करने वाले चीन ने भी इस मुश्किल परिस्थिति में पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। चीन ने अभी तक पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह की मदद का ऐलान नहीं किया है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी पाकिस्तान की मदद करने से कतरा रहा है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं समझ गया है कि पाकिस्तान की मदद करने का मतलब सीधे तौर पर आतंकवाद को सपोर्ट करने जैसा होगा, जिससे उसकी वैश्विक छवि तो खराब होगी ही, साथ ही भारत के साथ उसके संबंधों पर भी खराब असर पड़ेगा। और वर्तमान समय में अमेरिका ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। फिलहाल अपनी डूबती नैया बचाने के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुंह ताक रहा है, लेकिन IMF ने अभी तक मदद को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से IMF ने 1.1 अरब डॉलर के लोन की किस्त रोक दी है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार अपने खर्च में कटौती करे, आयात पर रोक लगाए, एक्स्ट्रा टैक्स लागू करे और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करे। इन्हीं सब मुद्दों पर टकराव की वजह से पाकिस्तान को दूसरे देशों से आर्थिक मदद मिलने में देरी हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे IMF का भी भरोसा खोते जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। पाकिस्तान की विश्वसनीयता इतनी कम होती जा रही है कि इसके मित्र देश जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान के PM की बजाय पाकिस्तान के सेना प्रमुख से भरोसा मिलने के बाद ही किसी तरह की आर्थिक मदद की घोषणा करते हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में दूसरों का मुंह देख रहा है और अलग थलग पड़ गया है, लेकिन वहीं भारत अपनी वैश्विक डिप्लोमेसी के कारण पाकिस्तान से कहीं गुना आगे है।
आइए देखते हैं भारत ने कैसे पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर पछाड़ा। इंडियाज डिप्लोमैटिक विन। दोस्तों, भारत और पाक के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। आज भारत से खराब संबंधों की वजह से भी पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं। भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का हिमायती रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की फिराक में रहा है। इस वजह से भारत के साथ उसके संबंध बिगड़ते ही गए हैं। भारत दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान हर मोर्चे पर संकट से घिरते जा रहा है। भारत से खराब संबंध की वजह से दुनिया में कई देश अब पाकिस्तान से कतराने लगे हैं। भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद को आश्रय देने वाले चेहरे को कई बार बेनकाब भी किया है। भारत के बढ़ते रुतबे और सधे कूटनीतिक तरीकों की वजह से पाकिस्तान कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग भी हुआ है। ये भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी ही है कि आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में लिस्टेड कर दिया है। दरअसल भारत ने पिछले साल लश्कर ए तैयबा के नेता को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन चीन ने बीच में अड़ंगा लगा दिया था। 14 देश पहले ही इसके सपोर्ट में थे, लेकिन अब चीन भी इसके सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है। बता दें कि अब्दुल रहमान मक्की लश्कर ए तैयबा का प्रमुख और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है और अपने बयानों और नापाक इरादों से भारत के खिलाफ हमेशा नफरत फैलाने का काम करता है। यूं तो इंडिया पिछले कई सालों से बहुत से आतंकवादियों को टारगेट करता रहा है। इससे पहले जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी घोषित करने में भारत को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, किंतु चीन हर बार इंडिया के इस प्रयास को ब्लॉक कर देता था। 10 साल तक इसको ब्लॉक करने के बाद चीन ने 2019 में इसको फाइनली स्वीकार किया और मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी घोषित किया गया। लेकिन इस बार कुल 7 महीने के अंदर अंदर इंडिया अपने मुकाम पर पहुंच गया। यह वैश्विक स्तर पर इंडिया की बढ़ती साख और उसकी डिप्लोमैटिक सफलता का ही एक प्रमाण है। इसके पहले पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम लेकर उसे भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का दोषी ठहराया था, जिसके बाद पाकिस्तान को आतंकवाद को धन मुहैया करवाने के आरोप में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के चलते पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाला था। बता दें कि FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों में दखल देते हुए तमाम देशों के लिए गाइडलाइन तय करती है और ये तय करती है कि वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने वाले देशों पर लगाम कसी जा सके। ग्रे लिस्ट में शामिल होने की वजह से पाकिस्तान के ट्रेड पर बहुत असर पड़ा था। कई मित्र देशों ने सहायता करने से मना कर दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान को हर साल $10 बिलियन का नुकसान हुआ। भारतीय रुपयों में देखें तो ये नुकसान करीब 75,000 करोड़ सालाना का है। इस तरह पाकिस्तान को 2022 तक करीब 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसके बाद FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए व्यापार सुधार कार्यक्रम की एक लिस्ट सौंपी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने लिस्ट में दिए गए सभी शर्तों को पूरा कर लिया है। साथ ही पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी समेत संयुक्त राष्ट्र में नामित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है। लेकिन आज उसके इन झूठे दावों पर कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इंडिया ग्लोबल स्टेज पर किस तरह अपना प्रेशर माउंट कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी को पेंशन देता है। बता दें कि आज पाकिस्तान में 135 UN नामित आतंकवादी और 25 UN नामित आतंकवादी संगठन मौजूद हैं। जैसा कि डॉक्टर जयशंकर कहते हैं, आतंकवाद का केंद्र जब भारत के इतना नजदीक है तो इस पर इंडिया का चार्ज लेना ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा से भारत को आतंकवाद के हथियार से नुकसान पहुंचाया है। भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान कोई भी मौका नहीं छोड़ता, लेकिन इसके बाद भी इनकी हार ही होती है। भारत ने कई मौकों पर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सही करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार पीठ में छुरा मारने का ही काम किया है। कहना गलत न होगा कि अपनी ही गलतियों की सजा पा रहा पाकिस्तान अब बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है।
पाकिस्तान अब इसलिए भारत से संबंध सुधारने की बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधार लेता है तो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए यह बूस्टर की तरह काम करेगा। कई सारे ऐसे खाने पीने के सामान हैं जिन्हें पाकिस्तान आसानी से भारत से हासिल कर सकता है। संबंध बेहतर रहने पर द्विपक्षीय कारोबार भी बढ़ेंगे। बता दें कि पुलवामा अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान में आयात निर्यात प्रभावित हैं। भारत के साथ कारोबार बढ़ाने से आयात पर खर्च में कटौती होगी और पाकिस्तान को अपना निर्यात बढ़ाने का भी मौका मिल जाएगा। इन सब के अलावा पाकिस्तान को अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ये बात तो तय है कि भारत से बेहतर संबंध हर हाल में पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हैं। हम कह सकते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक दुष्चक्र में फंसे पाकिस्तान की हर बीमारी का स्थायी इलाज भारत से बेहतर संबंध है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को ठोस पहल के साथ ही भारत का भरोसा जीतना होगा। पाकिस्तान सरकार को आगे बढ़कर भविष्य में कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो भारत का भरोसा जीत सके। इसके लिए पाकिस्तान को आतंकवाद और कश्मीर का मुद्दा छोड़ना होगा। इन सब बातों के बावजूद सच्चाई यही है कि फिलहाल पाकिस्तान के हुक्मरानों में इतनी ज्यादा समझदारी विकसित होना दूर की कौड़ी है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान एक दोराहे पर आकर खड़ा है। इस जगह पर पाकिस्तान का भविष्य कैसा होगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान को अब भारत के बारे में अपनी पॉलिसी पर फिर से विचार की बेहद जरूरत है। अब तक जो चलता आया है वो कारगर साबित नहीं हुआ और न होगा, और उसका नतीजा भी सबके सामने है। भारत ने जब भी पाकिस्तान की तरफ शांति का हाथ बढ़ाया उसे पीठ में छुरा ही मिला है। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट वॉर में तो पाकिस्तान को भारत से हमेशा मात ही मिली है। टेररिज्म की मदद से पाकिस्तान द्वारा वर्षों से किए जा रहे प्रॉक्सी वॉर का भी भारत ने अपनी कूटनीति से बेहतर जवाब दिया है। जरूरी नहीं कि दुश्मनों को परास्त करने के लिए हमेशा हथियार ही उठाए जाएं। ये कार्य सटीक राजनीति और डिप्लोमेसी से भी बखूबी हो सकता है, और भारत ने यह साबित कर दिखाया है। ऐसे में आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को पाकिस्तान की मदद की इस गुहार को सुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।